गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हमने पहले अब तक आपको पढ़ा चुके हैं, इकाई 1 हमारी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद इकाई 2 में आपको बताया मेथड, पद्धति, सोशल साइंस की जो पद्धति हैं उसके अंतर उसमें कौन कौन सी पद्धति आती हैं। तो पद्धतियों के बारे में आवश्यकता, महत्व, अवधारणा आपको हम इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। पद्धति होती क्या है ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में बता चुके हैं। पद्धति का मतलब शिक्षक के द्वारा निर्देशित की गई प्रक्रिया, और छात्र जो आत्मसात करता है या छात्र जो क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं, पद्धति, अर्थात जो मेथड। अब शिक्षक नए नए मेथड क्यों यूज करता है, किस कारण से यूज करता है, तो आपको इसमें मैंने 2 विचारधाराएं भी बताई थी। एक विचारधारा वाले शिक्षक ऐसे थे जो बिल्कुल ज्ञान से एकदम आत्मविश्वासपूर्ण ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने शिक्षण कार्य करा रहे थे। फिर भी अगर वो कक्षा में जाएं तो बालक उनसे संतुष्ट नहीं हुए तो उनका ज्ञान भी बेकार है। चाहे कितना भी पढ़ा लिखे हो, टीचर हो, अपने विषयगत में सर्वांगीण दिमाग से वो काम कर रहे हो, फिर भी बिना शिक्षण विधियों के वो अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। दूसरी विचारधारा आपको बताई थी कि जो शिक्षक है उसको अपने विषय में अल्पज्ञ ज्ञान है, और जो बिना शिक्षण विधियों के द्वारा अपने शिक्षकों को क्या दे रहा है, अध्ययन अध्यापन करा रहा है, तो वो भी ज्ञान क्या है, अल्पज्ञ है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि शिक्षण विधियों के माध्यम से बालक को किस प्रकार से मोटिवेट किया जा सकता है, या बालक के दिमाग का कितना सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको सैनिक वाला उदाहरण दिया। एक सैनिक है, सैनिक के पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, पर अगर दूसरे देश के सैनिक उसके ऊपर अटैक कर दे तो उसके पास अस्त्र शस्त्र होते हुए भी वो अगर सामने वाले के सामने नहीं लड़ पाए तो वो अस्त्र शस्त्र बेकार है। वही शिक्षक के ऊपर आती है कि हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, अगर हम उन टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने अध्यापन में नहीं कर पाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए सारी व्यर्थ हैं। इसीलिए हमने अपने शिक्षण में, अध्यापन में शिक्षण विधियों का जो नई नई टेक्निकी हैं, नई नई पद्धतियां हैं, उनका प्रयोग करते हुए बालक को कितना भी मूड हो, कितना ही जड़ बुद्धि हो, तीव्र बुद्धि वाला बालक हो कि कैसा भी बालक हो, उसके विकास को सर्वांगीण करते हुए हमने शिक्षण विधियों की आपको बात पहले कर चुके हैं। उसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे शिक्षण विधि की आवश्यकता। शिक्षण विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब शिक्षण को हमने क्यों लाया गया। हमारे आज के मनोवैज्ञानिक युग में शिक्षा प्रदान करने हेतु बालक को केंद्र माना जाता है। केंद्र किसको माना जाता है, केंद्र बिंदु है बालक। पहले शिक्षा कैसी दी जाती थी, पहले दी जाती थी विषयगत। आज की जो शिक्षा है, आज के जो मनोवैज्ञानिक युग में न कि शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित क्या है, शिक्षा है। तो हमें शिक्षण विधि की आवश्यकता क्या पड़ी कि विभिन्न प्रकृति के बालक होते हैं। कोई प्रतिभाशाली, कोई सृजनशील, कोई मंदबुद्धि, उजड़, मूढ़। जो बालक होते हैं उनकी विभिन्न मानसिक स्थितियों को देखते हुए, उनकी विभिन्न प्रकार की रुचियों, आवृत्तियों, इनको देखते हुए हमें टेक्निक का प्रयोग करना पड़ता है। एक बालक प्रतिभाशाली है, टीचर आता है कक्षा में और जो ऊपर पढ़ा के चला जाता है। महाराणा प्रताप का जब सोशल साइंस पढ़ा रहे थे, महाराणा प्रताप का जन्म गोविंद हुआ, उनका राज्य तिलक हुआ 1972 में हुआ, और उदय सिंह और जयवंताबाई उनकी माँ थी। उसके बाद उन्होंने अकबर से युद्ध लड़ा, छापामार नीति की। अब ये सारी चीजें उन्होंने सारी विस्तृत रूप से बता गया, एकदम स्पीडली बता गया। तो क्या हुआ, जो प्रतिभाशाली थे, सृजनशील, उनके तो दिमाग में आ गई कि ऐसे ऐसे 9 मई 1940 में जन्म हुआ, उसके बाद उसने ये किया, उसके बाद उसने ये किया। जो टैलेंटेड बालक थे उनके समझ में आ गई। पर हाँ,
जो मंद बुद्धि है, औसत बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, उनकी ये चीज समझ में नहीं आती है। तो एक साथ हम जैसे सोशल साइंस में या कोई और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिलहाल तो हम इस शिक्षण विधि को सोशल साइंस के रूप में ही पढ़ेंगे कि सोशल साइंस पढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो विषयगत ना होते हुए बालक को बाल केंद्रित क्या है हमारी शिक्षा, बालक की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उसके अनुसार शिक्षक को अपना अध्यापन किस प्रकार से कराया जाए। उसके बाद जब बालक में समझ में नहीं आया, औरों के समझ में आ गया, जो औसत बुद्धि वाले बालक उनके समझ में नहीं आया, पता नहीं गुरुजी आप तो रामायण बाज के चले गए, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो फिर जैसे वो डेफिनेशन करते हैं, उदय सिंह का पुत्र कौन हुआ था, जैसे प्रताप, ये कर देते हैं प्रताप, जन्म। तो एक एक चीज टेक्निक को ऐसे टेक्निक कर देते हैं, चित्र के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, ये सारी टेक्निक अगर कर देते हैं, जैसे ये से हुआ, और एक डायरेक्ट आपको क्या कर देते हैं, मुंह से बोल देते हैं 9 मई 1940 को उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी और इतने कष्ट से ऐसे युद्ध लड़ा। बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट सीधे मुंह से बोल देते हैं और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आती है, बिना उनको व्याख्यान विधि के या बिना उनको डिस्क्रिप्शन किए हुए। तो ऐसे इस हिसाब से आप पढ़ाओगे, चार्ट के माध्यम से ही पढ़ाओगे, ये भी टेक्निक आपकी बहुत अच्छी है। अगर आप महाराणा प्रताप का फोटो ला करके बालकों को उनके सामने प्रस्तुत करोगे, ये भी आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है। अगर दूसरी टेक्निकों को, नई नई टेक्निकों का प्रयोग करोगे तो बालक के इसमें बहुत आनंद एवं रुचि, आपके पाठ में बहुत रुचि लेंगे और अंतःक्रिया होगी शिक्षक और बालक के बीच। पहले तो क्या विषयगत जो सब्जेक्ट थे उस पर ही ध्यान दिया जाता था, आज बालक की रुचियों के अनुसार हम अध्यापन कराते हैं। इसलिए शिक्षण विधि की हमें आवश्यकता होती है, बालक के विभिन्न रुचियों को देखते हुए। शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि बालक को उचित प्रकार से शिक्षा प्रदान की जा सकती है जबकि उसके मानसिक स्तर को ध्यान से पढ़ाया जाए। वही कहा है मैंने, उनकी मानसिक शक्ति के रूप में सामने वाले बच्चों को देख लिया जाता है। एक कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के बालक बैठे होते हैं, उन बालकों की आईक्यू देख के आप उनको शिक्षण प्रदान करती है। एक बालक तो ऐसा कि उस कक्षा से भी एवं, अर्थात आप कक्षा 5 को पढ़ा रहे तो हो सकता है वो बालक कक्षा 6, 7, 8 के भी क्वेश्चन आपको हल करके दे दे। एक ऐसा ही बालक होगा। एक ऐसा भी बालक होगा कक्षा 6 का, तो वो कक्षा 4 का भी क्वेश्चन हल ना कर पाए। एक ऐसा बालक होगा जो औसत कुछ तो याद कर पाता, कुछ याद नहीं कर पाता। एक बालक ऐसा होगा आपकी कक्षा में, उसको कितना भी सुना दो फिर भी उसके दिमाग। तो इस विभिन्न मानसिक स्तर के अनुसार हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बालक की आईक्यू के अनुसार, मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षक को शिक्षण कराना चाहिए। उसी के लिए ये विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों की हमें आवश्यकता पड़ी। अगर मंद बुद्धि है तो उनके लिए इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, खेल खेल के माध्यम से भी शिक्षा देनी चाहिए, भ्रमण के भी माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे आरंभ में बालक आश्चर्यजनक वस्तुओं को प्रभावित होकर अध्ययन करता है, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं अथवा क्रियाएं। प्रारंभ में जब बालक अध्ययन करता है, जब छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, तो बालक अध्ययन करता है जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो वस्तुएं, उनको देखकर बालक एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। आश्चर्यचकित क्यों हो जाता है? जैसे छोटा बालक है, अब शुरू में उसने जन्म लिया, छोटा है, अब वो जानता नहीं है कौन है। सर्प उसके सामने चला जाए तो सर्प से कहो तो वो सर्प उठा ले, उसको क्या पता है मुझे काट खाएगा।
उनको आश्चर्यजनक चीज होती है जब उनको जो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको बताया जाता है, जैसे गाय आ गई, भैंस आ गई, कुत्ता आ गई, बिल्ली आ गया। जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, धीरे धीरे बालक को उनका अभ्यास अर्थात ज्ञान होता है और उनको विभिन्न टेक्निक के माध्यम से जब वो पहली बार देखते हैं तो बच्चों को क्या होता है, आश्चर्यजनक चीजें होती है, बालक खुश होता है। छोटा बालक कभी देखा होगा आपने, तो वो घर में नहीं रहता, बाहर जाके और जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जो वस्तुएं होती है उनको देखकर बड़ा प्रसन्न रहता है। और बालक के इसकी क्या मानसिक क्रिया उनकी जागृत होती है, वो कोशिश करता है, वो उसके पास भी जाता है, उसको पता नहीं है मुझे मार देगा। तो प्राकृतिक वस्तुओं से बालक क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। इसलिए बालक उनके संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और आगे चलकर वह उपयोगिता के नियम को नियमित रूप से प्राप्त करना चाहता है। इनको देखकर जैसे बालक छोटा है, आगे चलकर उनके मन में जिज्ञासा होगी, जब बोलने लग जाएगा, बोलेगा पापा, बाबा या मम्मी जो भी, ये कौन है, आपने लिख दिया गाय, पढ़ाते हैं गाय या कोई बिल्ली या कुत्ता, कुछ भी पढ़ाते हो आप, तो उनके मन में आश्चर्य होगा, ये बिल्ली होती क्या है, ये गाय होती क्या है, वो उसकी उपयोगिता के उपयोग करने लग जाएगा। उसके जो इसका उपयोग होता क्या है, ये किस काम आती है, क्या करती है, क्या खाती है, कैसे चलती है, क्वेश्चन करता है ना, कैसे, क्यों और कब। छोटे बालकों को जैसे जैसे स्तर हो जाता है, 3 प्रकार के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं उनके। तो ये गाय के कितने पैर होते हैं, गाय क्या खाती है, गाय कितना पानी पीती है। बहुत से बालक तो ऐसे कहते कितने पानी पीती है, कितना, ये बताओ, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। आश्चर्यजनक चीज हुई ना, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वो इन चीजों को लेकर, या बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे पंखा क्यों चलता है, बालक पूछता है पंखा क्यों चलता है, किससे चलता है, ये बिजली कैसे बनती है। छोटा बालक होगा, उनको पता ही नहीं होगा ये मेज है, ये मेज किसने बनाई, इसका आविष्कार फोन है, फोन का आविष्कार। तो जो चीजें हैं उनका बालक धीरे और धीरे अपने मानसिक स्तर के अनुसार, पहले तो उसको क्या थी आश्चर्यजनक, धीरे धीरे जब समझने लग गया तो सामने वाले से वो क्वेश्चन पुटअप करने लग गया कि इसका क्या उपयोग है, और फिर धीरे धीरे अपने लिए यूटिलिटी अर्थात अपने लिए ही वो उपयोगिता को करने लग गया। कौन, बालक। प्राकृतिक वस्तुओं से आश्चर्यजनक चीजों को देखते हुए ही वो, और फिर इससे बालक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। गाय से ये होता है, बिल्ली से होता है, फैन ये चलता है, लाइट वहाँ से बनती है, तापिया भी बनती है, जलिया भी बनती है, बहुत सारी चीज़ों से बालक आगे करता है। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न अवस्थाओं में एक ही विधि से अध्ययन करना भूल है। छोटा बालक होगा तो हम उसको क्या करेंगे, खेल खेल के माध्यम से। अगर आप बालक को डायरेक्ट कॉपी, किताब, पेन, जैसे ही वो समझदार हुआ तुरंत भेज दोगे, शुरू में बालक क्या करता है, तुम कहोगे बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो बेटा, तो बेटा पहले यूँ करेगा लगो या करेगा सीधी लाइन। बहुत सी ऐसी माँ होती है डायरेक्ट पूछते है ये तू पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो नहीं, ये इसके लिए खेल है। धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा तो वो तो शुरू में तो ऐसे करेगा, फिर आपको ही समझाना पड़ेगा कि नहीं ऐसे नहीं होती। फिर खेल खेल के माध्यम से उसको पहले जैसे अनार बनाते हैं ना, सिखाते हैं ना, एक चूल्हा, बच्चा खुश होगा, अरे चूल्हा बना रहे, दूसरा चूल्हा बना रहे, तो बच्चे क्या आनंद आ रहा है कि ऐसे चूल्हा बनता है, ऐसे चूल्हा बनता है, खड़ी पाई लगाते हैं, फिर ऐसे बन जाए, बोलते हैं अनार। तो ये टेक्निक हो गई ना बालक को सिखाने के लिए। और आजकल तो बहुत सारे नवाचार आ चुके हैं, इनको बनाने की जरूरत ही नहीं है, बने बनाए आते हैं, उनके अनुसार भी बना देते हैं बालक। तो छोटे जो बालक होते हैं उस समय, और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है उस समय हम एक ही टेक्निक से अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे का ज्ञान माइंड विकसित नहीं होगा। छोटे हैं तो हमें छोटे उस हिसाब से उनका खेल के माध्यम से या और किसी माध्यम से, या बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं, उनके माध्यम से बालक को शिक्षा प्रदान की जाए। बड़े होंगे तो बालक को थोड़ा डांट करके या प्यार से बैठा करके कि बालक आप बेटे आप ऐसा कीजिए, आपको ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, पुरस्कृत करके
तो बालक मोटिवेट होगा। बड़ा है तो उसको उस टेक्निक से बहुत सारे चार्ट मॉडल, आजकल तो बहुत नवाचार आ गए, प्रोजेक्टर विधि और प्रयोग के माध्यम से आप बालक को समझा सकते हो। हमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को विभिन्न विधियों से पढ़ाना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, अलग अलग अभी बताया था मानसिक स्तर के अनुसार, तो उन्हें विभिन्न विधियों के अनुसार या तो आप एक कक्षा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबके साथ एक जैसी, हाँ ज़्यादा हाई लेवल का बालक है और बिल्कुल लो लेवल का बालक है, एक बार तो हम जैसे पढ़ा दिए, फिर उनको ऐसी टेक्निक के अनुसार, जैसे आप टेंस पढ़ाते हो ना कभी, या हिंदी ग्रामर पढ़ाते हो तो राम और श्याम, इनके इतने पुत्र हुए, फिर इनके इतने पुत्र हुए, तो ऐसे विधि से आप कराओगे तो जो बालक है इंटेलिजेंट वो तो पहले से ही जानता है और भी, पर जो बिल्कुल मूढ़ बुद्धि का बालक है, अगर उनको ऐसे नामों के माध्यम से कोई भी आप ग्रामर का चैप्टर पढ़ा रहे हो या कुछ और पढ़ा रहे हो, एसएस में पढ़ा रहे हो, तो वो आराम से सीख जाएगा। और जो विभिन्न प्रकार की बुद्धि वाले बालक बैठे हैं उनको आराम से सीखने में परेशानी नहीं होगी और बालक का विकास सरलता से हो जाएगा। यहाँ यह बात कह देना आवश्यक है कि व्यक्ति विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है। जी हाँ, शिक्षक सर्वांगीण नहीं होता है, बालकों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये नहीं कि हमने जो कह दिया आपने वो मान लिया वो सही है, जी नहीं, बहुत सी चीज ऐसी है जो हमें आपसे सीखनी पड़ती हैं। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से हम सीख सकते हैं। हम ये भी सीख सकते हैं कि पंखा ये चल रहा है निरंतर, बंद मत होने दो, निरंतर चल रहा है, तो हमें किस ओर संकेत देता है। इससे भी बहुत कुछ पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, मोटिवेटिव मिलता है इससे भी कि क्या हमेशा गति करते रहो, रुको मत। मार्टिन लूथर का आपने मोटिवेशन पढ़ा होगा, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो रेंगो, मतलब अपने अभ्यास को छोड़ो मत, धीरे 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 वहां तक पहुंच जाओगे। तो ये सारी चीजें, वो चक्र है, वो क्या कहता है, हमेशा प्रगति करते रहो, निरंतर चलते रहो, एक जगह मत बैठो। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि छोटे बच्चों को आश्चर्य के विषयों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए तो उनकी उपयोगिता नियमितता के लिए नहीं पढ़ाया जाए। जी, छोटे बच्चों को तो आश्चर्य के लिए होगा सारी चीजें। छोटे बच्चे धीरे धीरे जैसे उसका माइंड डेवलप होगा वो अपने आप स्वयं ही सीख जाएंगे। छोटे बच्चे भी अध्ययन किए जाने वाले विषय में थोड़ी बहुत उपयोगिता देखते हैं तथा थोड़ा नियमित भी रखते हैं। इसी प्रकार प्रौढ़ व्यक्ति भी किसी वस्तु की आश्चर्यजनक प्रकृति तथा उपयोगिता के कारण अध्ययन करना चाहते हैं। आश्चर्यजनक प्रौढ़ व्यक्ति, बड़े व्यक्ति भी, ताजमहल सुना होगा, आश्चर्यजनक वंडर, 7 वंडर्स में आता है ताजमहल। तो बड़े जिसने नहीं देखा, प्रौढ़ है, वो भी तो आश्चर्यजनक वो चीज है कि हम भी ताजमहल देख के आए, ऐसा क्या है उसमें, शाहजहां ने ऐसा क्या किया जो सब वो इतना पॉपुलर है, विश्व में वो पॉपुलर है, तो हम भी तो उसके बारे में जाने। तो बालक ही नहीं, प्रौढ़ व्यक्ति भी आश्चर्यजनक जो वस्तुएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना चाहता कि अजंता एलोरा की गुफाएं, उनके बारे में हमें जानना चाहिए कि मरणासन राजकुमारी, बौद्ध का चिन्ह, जातक भिक्षुओं का चिन्ह। तो वो सारी चीजें जो प्रौढ़ व्यक्ति है, जो युवा है, जो तैयारी कर रहा है या फिर अपने ज्ञान में कोई थीसिस लिख रहा है हिस्ट्री के ऊपर, रिसर्च स्कॉलर है, तो उसके लिए सारी चीज आश्चर्यजनक होगी, पर धीरे धीरे अध्ययन करेगा तो उसके माइंड में क्या होगी, विकसित होगी, सर्वांगीण उसका विकास होगा। इसके बाद हम शिक्षण की विशेषताएं, अब तक हमने शिक्षण की आवश्यकता, शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, शिक्षण विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, विभिन्न आयु के बालकों के लिए हम एक जैसी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। बालक की आयु के अनुसार हम शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बालक छोटा है तो
वो चीज़ों को देखेगा, जन्म होगा उसके बाद वो चीज़ों को देखेगा, आश्चर्यजनक चीज़ें आएंगी उसके दिमाग में, धीरे धीरे वो क्वेश्चन पुटअप करने लग जाएगा। तो बालक के उसी के अनुसार उनको उनका शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बालक की आईक्यू के अनुसार शिक्षक को अध्यापन कराना चाहिए और विभिन्न टेक्निक के माध्यम से अध्ययन कराना चाहिए। अब शिक्षण विधि की विशेषताएं, शिक्षण विधि की विशेषताएं। अब शिक्षण विधि की विशेषताएं देखिए, ये तो आपको पता ही है वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है, बाल केंद्रित। बालक को ध्यान में रख के हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकृति के आजकल जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें तो क्या है, मातृभाषा, अंग्रेजी को छोड़ दो, मातृभाषा अपनी क्षेत्रीय भाषा हिंदी, इस पर जोर दिया। बालक का ज्ञान इसमें क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, बालक के ज्ञान डेवलप होगा। साथ में व्यावसायिक शिक्षा जोड़ दी गई है किसमें, नवीन शिक्षा नीति में। बाल केंद्रित शिक्षा ये सामान्य रूप से एक अच्छी पद्धति की निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता इसमें विद्यार्थियों में कार्य करने की लगन जागृत करें। पहली है विद्यार्थियों में कार्य करने के लिए लगन जागृत करें। लगन जागृत करें किसमें, किसके, विद्यार्थियों को। जैसे आप कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या कोई भी चीज को आपकी मम्मी ने आपको कोई, चलो पढ़ाई छोड़ो, आपकी मम्मी ने आपको किसी काम के लिए कहा, बेटा आप बाजार से जाइए और मेरे सब्जी ले आइए, तो बालक क्या, अगर वो उसको भार स्वरूप ले लेगा कि क्या मम्मी आपने मेरे को ये काम दे दिया, मेरे से होता है क्या है, तो वो बालक को क्या होगा, भार लगेगा। वो सब्जी लाने, मैं नहीं जानता कैसी सब्जी होती है, कैसे देते हैं, कैसे भाव करते हैं, उसमें रुचि नहीं है, लगन नहीं है। तो उसी प्रकार से इसमें बताया गया विद्यार्थियों में कार्य करने के लिए लगन जागृत करें। हमको किसी कार्य कराने हैं तो पहले तो उनके प्रति जिज्ञासा, जैसे हम आएंगे डायरेक्ट आपको पाठ नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षक पहले आया कक्षा में आते ही बालक को डायरेक्ट पढ़ाना नहीं चाहिए। पढ़ाना ये क्या है, बिल्कुल है बालक की अभी पहले मानसिक स्थिति को उनको पता ही नहीं है कि अभी वो जागृत हुए या नहीं हुए, पढ़ाई के लिए लालच हुए या नहीं। जो अगले टीचर गए हैं उसमें शिथिलता है या कोई कार्य कर रहा है, होमवर्क रहेगा उनका कार्य करने का पीछे, तो बालक को पहले उनको देखना चाहिए कि बालक किस कार्य में, फिर बालक पढ़ने के लिए जागृत है या नहीं, लगन है कि नहीं। पहले आप विभिन्न टेक्निक के माध्यम से ऐसी चीज लाइए, फ्लैनर बोर्ड पे जैसे मानचित्र वगैरह कोई भी, तो आप लाके रख दीजिए। विद्यार्थियों में एकदम कौतूहल होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि ये क्या, आज गुरुजी ये क्या लिया है हमारे लिए। फिर आप पूछोगे बताओ बच्चे ये क्या है, बच्चे अगर जानते होंगे तो उत्तर दे देंगे, नहीं जानते होंगे तो गुरुजी के लिए बहुत अच्छा है, मोटिवेशनल हो जाएगा। तो धीरे धीरे उनमें लगन जागृत हो जाएगी पढ़ने के प्रति। तो इसमें विद्यार्थियों में कार्य करने के लिए लगन जागृत के, अर्थात पढ़ने के लिए, पढ़ने के साथ साथ जो व्यवसाय को जो क्लासें होती हैं उनके लिए भी जागृत करें। तो पहले उनके अंदर रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। दूसरा है उनमें ऐसा उत्साह उत्पन्न करें कि अपनी शक्ति भर कार्य को पूरा करने में प्रेरणा प्राप्त करें। उनमें वो ये उत्साह और लगन, उत्साह जागृत करें, हमें ये कार्य करने से ये फल मिलेगा। विद्यार्थियों में स्पष्ट रूप से विचार करने की आदत डालें। ये सही पॉइंट है आपका। विद्यार्थियों में स्पष्ट रूप से कार्य करने की आदत डालें। जी हाँ, मक्कारी नहीं, विद्यार्थियों में स्पष्ट रूप से विचार करने की,
विचार करने की आदत डालें। जी हाँ, कोई भी टॉपिक हो, आप पढ़ा रहे हो या फिर बच्चे अरुचि उत्पन्न कर रहे हो, आप वो कहते कि नहीं हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं करना, ये सारी चीज़ें हो सकता है उनके दिमाग में नहीं हो ये चीज़, तो आप उनके दिमाग में पहले डाल लीजिए कि मैं आज ये पढ़ाना चाहता हूँ, या इसको पढ़ाने से आपको ये फायदा होगा। आप विचार कर लीजिए। बालकों पे आप स्वयं छोड़ देंगे, उनकी तर्क शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति जो है वो विचार करने पर एक दूसरे की ये इंद्रियां बढ़ेंगी। सर गुरुजी अभी क्या कह के गए, विचार करना, तो बालक हो सकता है आज हमें टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो हमारे लिए कितना यूटिल हमारी परीक्षाओं में आएगा, हमें आगे भविष्य में भी काम देगा, हम इसको निरस्त